तो गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेकंड लास्ट चैप्टर, रेशियो एनालिसिस। और कुछ लोगों ने पहले किया था गर्मियों की छुट्टियों में, लेकिन तब हमने किया था उसको बिल्कुल शैलो तरीके से, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट योर स्कूल एग्जामिनेशन इन अ सॉलिड वे। अब हम लेके चलेंगे बहुत डेप्थ में, एंड विल कवर अप ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज देयर इन सीयूटी एज वेल। ठीक है। हाउएवर प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर सीयूटी, वो जो सीयूटी के सैम्पल पेपर्स होते हैं उसमें मिल पाएंगे आपको, क्योंकि वो एनसीईआरटी में कुछ एक दिखेंगे आपको। लेकिन मेजर पोर्शन जो होता है सीयूटी का वो यहीं कवर होगा, और डिटेल में लेके चलेंगे सारी चीज। आपको जो नोट्स दिया गया था एक बार उसे खोल लीजिए फटाफट से। ये कैन यू सी दिस ऑनलाइन में? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कैन यू सी दिस? बोलिए। यस सर। यस सर। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थियोरेटिकल पोर्शन। जो क्वेश्चन आपके पास आएगा एग्जाम में, वो थ्योरी से रिलेटेड भी होते हैं और प्रैक्टिकल रिलेटेड भी होते हैं। आपके सामने अकाउंटिंग रेशियोज का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी है और फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी है। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सामने, वो हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ऐसा करेंगे। ऐसा ही आपकी बुक में पीएस ग्रेवाल के अंदर गिवन है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने जो थ्योरी है उसको दोनों तरह से दिखाया है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी और फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी। क्वेश्चन एनसीईआरटी ने ट्रेडिशनल फंक्शन के हिसाब से ना करके रेशो वाइज सॉल्व कर रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए जरा, रेशो एक मैथमेटिकल नंबर होता है जो कि रिलेशनशिप दिखाता है टू वेरिएबल्स, टू और मोर नंबर्स। मतलब हमने बोला करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटी के साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टॉक इन ट्रेड के साथ। मतलब दो वेरिएबल्स या दो आस्पेक्ट्स विच आर एक्सप्रेस इन नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। ये फ्रैक्शन का भी हो सकता है, ये प्रोपोर्शन भी हो सकता है, ये परसेंटेज में भी हो सकता है, नंबर ऑफ टाइम में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 1/4 की फॉर्म में हो गया, 2:1 की फॉर्म में हो गया, 30%, 20% की फॉर्म में हो गया, और 2 टाइम, 4 टाइम, 5, 6 टाइम ऐसा करके भी ये हो सकता है। वो कहाँ है, कुछ पता है उसका? नाइस। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी में गिवन है। इस पर सीयूटी में क्वेश्चन बन सकता है। मैंने कहा ना, थर्ड बुक में हम जो भी पढ़ेंगे वो सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसीलिए आपको लगता होगा कि आपके होम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये थ्योरी थोड़ी आ रही है, लेकिन सीयूटी में आ सकती है। और मैं फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, हम लोग सिर्फ फर्स्ट और सेकंड बुक का रिवीजन करेंगे, थर्ड बुक का रिवीजन नहीं करेंगे। रीजन क्या है? थर्ड बुक को मैं सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे वो रेशो हो चाहे कैश फ्लो हो। एवरी डेप्थ, इन डेप्थ स्टडी आपको मैं दूंगा और उसकी डिटेल दूंगा। तो हम करेंगे सिर्फ सेकंड बुक और फर्स्ट बुक का रिवीजन। इट इज योर चॉइस कि आप पहले फर्स्ट बुक से रिवाइज करना चाहेंगे या थर्ड बुक से, सेकंड बुक से रिवाइज करना चाहेंगे, है ना? अगर आप बोलते हैं तो सेकंड बुक से, तो सेकंड बुक कर लेंगे, जल्दी हो जाएगी। फर्स्ट बुक बोलेंगे तो फर्स्ट बुक हो जाएगी। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं कुछ क्लासेस कंबाइन करके भी रिवाइज कराऊं, ताकि हम जल्दी कर पाए उससे, है ना? अब तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट आपका सिलेबस हो चुका होगा, ट्यूशन के टाइमिंग की कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है। ठीक है। ओके। सबसे पहले क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है रेशियो एनालिसिस का? टू नो द एरियाज विच नीड मोर अटेंशन। मेरी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मेरा प्रॉफिट घटता जा रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट जो है मेरा, वो एरिया है जहां मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, परफॉर्मेंस रेशियोज और कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को कैलकुलेट करूंगा। फिर देखूंगा मेरे ग्रे एरिया, वीक एरिया कौन कौन से हैं। टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरिया विच कैन बी इम्प्रूव्ड। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां हम क्या हो रहे हैं, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, और अब हम जीरो होने वाले हैं। ठीक है जी। इसका क्या करेंगे, इसको तो हम बंद। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एलजी, एलजी की फुल फॉर्म है लकी गोल्ड स्टार। और वो क्या करता है कि अगर वो किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट 2 3 में होगा, तो वो कंटिन्यू करेगा। जैसे ही वो चौथे पे आएगा वो उसे बंद कर देगा। ठीक है। कैसे पता चलेगा वो तीसरे चौथे पे या दूसरे पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले सालों के ट्रेंड। इंडस्ट्री के अंदर रेफ्रिजरेटर का पूरा डेटा आता है। रिसर्च के न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स टाइम्स के जर्नलिस्ट होते हैं, वो रेफ्रिजरेटर की मार्केट क्या है, एयर कंडीशन की मार्केट में किसका कितना शेयर है, दिख जाता है। इंडस्ट्री इंडस्ट्री एनालिसिस होते हैं, उसमें दिख जाएगा भाई कि मान लिया सैमसंग के एसी बिके, एलजी के बिके, मित्सुबिशी के बिके, डाइकिन के बिके, एलजी के कितने बिके। अगर एलजी टॉप 3 में है बिकने में, अब जैसे बच्चे से देखिए ना, कार मार्केट पर इसका सबसे बड़ा शेयर है मारुति का। तो मान लो अगर एक साल में 1 लाख गाड़ियां बिकती हैं, मारुति की कितनी बिक रही हैं? मैं बोलूं मारुति का अगर 28% शेयर है, तो 1 लाख में 28 गाड़ियां मारुति की बिक रही हैं, सारे सेगमेंट मिला के। फिर हुंडई की बिक रही है, फिर होंडा की बिक रही है ना? तो मारुति की अगर 1 लाख में से 28,000 गाड़ियां बिकी, तो मारुति का शेयर 28% हो गया।
फिर होंडा का मान लो 15% हो गया, हुंडई का 12% हो गया, फिर टाटा का, फिर इसका, कुल मिलाकर 100% बन जाता है। ये ट्रेंड होता है। अब हमें पोटेंशियल एरिया पता चलते हैं जहां हमें अच्छा करने की जरूरत है। इट प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी लेवल ऑफ द बिजनेस। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में पढ़ा ना, लिक्विडिटी रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, और कौन सी रेशो, दूसरी रेशो। को ना बंद कर देना जरा। हाँ, वो बंद कर देना। अच्छा, मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। अब आपने क्रॉस सेक्शनल पढ़ा था, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से कंपैरिजन कर रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से कंपैरिजन कर रहे हैं। हाउ इफेक्टिव वी आर विद रिस्पेक्ट टू सेल्स वॉल्यूम। हमने 1 लाख रुपए की सेल करी है, मेरी कॉस्ट है 60,000 रुपीज की, तो बहुत ज्यादा हो गई, मेरा तो प्रॉफिट 40 ही रहेगा। उसमें से फिर डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होंगे, नॉन ऑपरेटिंग माइनस होंगे, टैक्स भी घटेगा, तो बचेगा क्या हाथ में, कुछ भी नहीं। तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कौन कौन से वीक एरिया हमारे हैं, और ये क्या करें कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप जज कर पाते हैं। जैसे आपने देखा कि सीमेंट इंडस्ट्री में, मैं बोलूँ तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, उसका, मैं बोलूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर दूसरे का एसीसी का, अंबुजा का, बिनानी का, और बांगुर का, इन सब का कंपेयर करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है। तो जिसका जितना ज्यादा होगा तो परसेंटेज में उसका उतना अच्छा होगा। वो भी बंद करें उसको, तिवारी प्लीज उसको बंद कर देना बेटा, उस फैन। अच्छा, अब हमने बोला कि रेशो से आपको ट्रेंड पता चलते हैं, ट्रेंड से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज पता लगा सकते हैं। परसेंटेज आपको फाइंड, परसेंटेज से आपको ट्रेंड पता चलता है। तो आप फ्यूचर की प्रोजेक्शन लगा सकते हैं इससे, ठीक है, फ्यूचर की प्रोजेक्शन आप आराम से निकाल सकते हैं। आई थिंक दिस इज फाइन। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंसी ऑफ डिसीजन। आपने कोई फैसला लिया, उसका इफेक्ट कॉस्ट पे पड़ेगा, सेल्स पे पड़ेगा, आपकी एसेट्स पे पड़ेगा, आपकी बोरोविंग्स पे पड़ेगा। जैसे मान लो हमने डिसाइड करा कि हमें क्या करना है, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड का बेस 500 करोड़ से 700 करोड़ बनाना है, और इसके लिए हम क्या डिसाइड करेंगे, 200 करोड़ रुपए के डिवेंचर इशू करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी डेट इक्विटी रेशो बढ़ जाएगी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। यहाँ क्या हो जाएगा, इक्विटी तो उतने रहेंगे, डेट बढ़ जाएंगे, तो आपकी डेट इक्विटी रेशो बढ़ जाएगी। इसका मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के खतरे ज्यादा हो गए आपके ऊपर। तो ये रेशो एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि भाई हमने डिसीजन जो लिए थे वो, अच्छा सुनो, एफिशिएंसी और एफिकेसी दोनों में डिफरेंस। एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंट होना, एफिकेसी का मतलब इफेक्टिव कितने हैं, वो है यहाँ पर इसका मतलब। इट इंडिकेट्स हाउ फार दे हैव बीन हेल्प टू इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। इतनी भी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके, समराइज करके, कुल मिलाकर देखो आप, कोई भी बंदा बोलता है ना कि आपकी एज ए परफॉर्मेंस, आपकी एज ए स्टूडेंट आपकी परफॉर्मेंस क्या, आप बोलेंगे भाई ग्रेड परसेंटेज है, मेरा इतना परसेंट था, मेरा उतना परसेंट था, ऐसे करके चलता था ना। यहाँ पर भी क्या है, आपकी ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इनसे आपकी, मतलब अब आप बोले कि मेरे पास गोदाम में 50 लाख यूनिट पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हाई है, 50 लाख यूनिट का मतलब आपने पैसा जबरदस्ती रोक रखा है, वो तो गलत बात हो जाएगी ना। तो कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके देता है, कंपेरेटिव एनालिसिस में हेल्प करता है, बिजनेस के ट्रेंड पता चलते हैं इसमें। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरियाज, आप देख रहे हैं कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बढ़ा जा रहा है, आपकी लिक्विडिटी रेशो घट रही है, तो आपको पता चल रहा है ना एरिया कहाँ वीक है आपके। अभी जब हमने पढ़ा था ना कॉमन सेंस कंपेरेटिव में, कमेंट भी करने के लिए आता है, तो यहाँ रेशो में भी हम देखेंगे कमेंट कैसे किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको डॉक्यूमेंट का एक एक वर्ड ढंग से पढ़ना है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट, थ्योरी से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगा जब हम मिलें 2-4 दिन बाद, तो एक ऐसी शीट बना के दो जिसमें सारे फॉर्मूले कंसाइज हो, फॉर्मूले का एक नोट। अभी तो क्या होता है ना कि हर पेज पे फॉर्मूले ढूंढने पड़ते हैं, मैं कंसाइज कर दूंगा, 2-4 पेज का बनेगा, उसको भी आपके लिए हैंडी करके दे दूंगा। दूसरे बैच में तो अनन्या चतुर्वेदी नहीं, अग्रवाल ने इसको कर लिया है, उसने अपने नोट्स बना के कर लिए, बट आई विल गिव यू प्रिंट आउट ऑफ दैट आल्सो, दैट विल हेल्प यू। थॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसको पहचानने में आपको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, ठीक है। और अलग अलग तरह के कंपैरिजन, प्रॉफिटेबिलिटी का, लिक्विडिटी का, सॉल्वेंसी का, ये सब कंपेयर किया जाता है। अच्छा, यहाँ इसने 3 पॉइंट रखे हैं कंपैरिजन में। नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स को अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, इंटरफर्म कंपैरिजन या टाइम सीरीज कंपैरिजन बोलते हैं। अदर बिजनेस के साथ कंपेयर करें तो इंटरफर्म कंपैरिजन या क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन भी बोल रहे हैं। और स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री के हैं उसके साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो क्या, कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड, और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन के साथ भी कंपेयर करें, तो 3 तरह के कंपैरिजन है ये।
अपने आप का कंपैरिजन, अपना दूसरों के साथ कंपैरिजन, अपना इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन, है ना। देखिए, इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन मतलब एवरेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप, लेकिन अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो दूसरी कैटेगरी का आ जाता है। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से कंपैरिजन जो है रेशियो एनालिसिस के थ्रू होते हैं। ये तीनों होते हैं, उसके अलावा कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लिमिटेशन क्या है भाई? ये मीन्स है, एंड नहीं है। मतलब आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का एक तरीका है। फाइनली तो हम कभी कुछ एनालाइज कर ही नहीं सकते, सारा का सारा एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होता है, और पास रिकॉर्ड के बेस पर आप फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं तो फ्यूचर के ट्रेंड डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई ऐसा होगा। आपने देखा होगा ना, इलेक्शंस में एग्जिट पोल होते हैं, कुछ एग्जिट पोल तो सही चले जाते हैं, और अभी हरियाणा में सारे एग्जिट पोल का बैंड बज गया। ठीक है, 12 बजे तक कांग्रेस वॉज विनर, जलेबियां बटनी शुरू हो गई थी, ढोल बजने शुरू हो गए थे। 12 बजे के बाद ट्रेंड बदल गया एकदम से। ठीक है, जलेबियां वलेबियां सब खत्म हो गई। राहुल गांधी जी जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले थे, बंद हो गया। सोचो, जलेबी की फैक्ट्री बना के आप बेचेंगे कैसे? जलेबी तो ताजी खाई जाती है ना। तो कौन समझा है? विद्वान व्यक्ति हैं। मतलब somebody deliberately trying to spoil his political career। लेकिन वो बंदा भी है मजबूर, उसकी एक वजह है उसकी, इतने तूफानों के बाद भी बंदा जम के खड़ा है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लैक ऑफ एबिलिटी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, इट गिव्स यू प्रॉब्लम इज देयर, बट इट डजंट गिव यू हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। वो तो क्या होगा, मैनेजरियल इंसाइट जो होते हैं उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आपने केस स्टडी पढ़ी होंगी मैनेजमेंट कॉलेजेस में, वो बताते हैं कि अगर ये इंडिकेटर हो तो भाई, जैसे आपने देखा होगा ना, एलोपैथी के डॉक्टर क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक जो होता है, सिम्टम के बेस पे क्या करते हैं, वो इलाज करते हैं। आपसे पूछ, भाई मान लो किसी को लग रहा है कि भाई किसी के लीवर में ना सूजन आ गई है, मान लो सूज गया, स्वेलिंग आ गई लीवर में, तो वो क्या करेगा? मुंह के रस्ते हाथ डालेगा, लीवर को पकड़ के देखेगा सूजा है नहीं सूजा। ऐसा तो नहीं करेगा ना वो ऐसे ऐसे करके देखते हैं, और लीवर के टेस्ट, एलएफटी टेस्ट करा के बोलते हैं। फिर सिम्टम के बेस पे वो क्या करते हैं, इलाज करते हैं, है ना। लेकिन पता है रियलिटी में डॉक्टर क्या करते हैं? जब उनको एमबीबीएस पढ़ाई जाती है तो जितनी डेड बॉडीज होती है ना, उस पर क्या करते हैं वो, ऑपरेशंस करते हैं। और फिर वाकई लीवर को काट के देखते हैं कि अगर, जैसे मान लो समबडी डाइड ड्यू टू एनी इलनेस, प्रोलॉन्ग इलनेस, तो उसका पोस्टमार्टम जब किया जाता है, उसको खोला जाता है, समबडी डोनेट दिस बॉडी टू दे। अभी एक कम्युनिस्ट पार्टी का था एक बंदा, की डेथ हुई थी, उसने अपना पूरा शरीर ना मेडिकल स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए दे दिया। जब वो स्टडी स्टडी कर लेते हैं उसमें, तब वो दोबारा सील देते हैं, बॉडी उनको पकड़ा दी जाती है परिवार वालों को, तब उसका अंतिम संस्कार करते हो। जो भी एनालाइज कर रहे थे वो कर लेते हैं, लेकिन इट इज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। लेकिन आपको पता है कि मेडिकल साइंस जो है वो यूरोप में इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे हुई, हमारे देश में क्यों नहीं हुई? रोमन एम्पायर में साइंस ने बहुत तरक्की करी, मेडिकल साइंस ने भी तरक्की करी। आपने देखा होगा ना, सारे के सारे वर्ड जो है लेटिन में है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी लेटिन में है सारी की सारी, है ना। रीजन क्या होता था? रोमन एम्पायर में जो प्रिजनर्स होते थे, जब उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी, तो वो क्या करते थे, डेथ पेनल्टी देने के बजाय क्या करते थे, उन्हें डॉक्टर्स को सौंप देते थे डंडा। और डॉक्टर वर फ्री, लेजिटिमेटली, लीगली फ्री टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड वेरियस अदर मेडिकल टेस्ट ऑन देम, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से तो वो मर गए हैं। डॉक्टर जिंदा बांध के उनके बॉडी के सिजेरियन करते थे, दिमाग खोल देते थे उनके, अलग अलग मेडिसिन इंजेक्ट कर देते थे। हाँ, क्योंकि सरकार समाज की तरफ से तो मर चुके हैं, देयर डेथ पेनल्टी, अब वो कैसे मरेंगे ये डॉक्टर डिसाइड करते थे। जितनी प्रोग्रेस रोमन एम्पायर में मेडिकल साइंस में हुई, उतनी कहीं कहीं किसी जगह पे नहीं। ठीक है, हमारा आयुर्वेदिक में जो शल्य चिकित्सा कहते हैं वो हुआ था, और लेकिन वो फिर ब्रिटिश आने के बाद सब स्पॉइल हो गया। बस एक अच्छा एग्जांपल है कि कानपुर, नागपुर के पास, महाराष्ट्र में नागपुर के पास, राजा ने एक चोर को बोला कि तेरे नाक और कान काट दिए जाएं, और उसके नाक और कान काटने की सजा दे दी। बंदे ने क्या करा, अपने साथ एक वैद्य लेके गया। जैसे ही राजा ने नाक और कान काटे, वैद्य ने एक चूर्ण बनाया, पत्ता लगा के किनारे कर दिया, उसे अपने साथ ले गया, पेड़ की छांव के नीचे बैठाया, और अपनी सुई धागे से उसके नाक और कान सीले, उन पे पत्ते के साथ दवाई लगाई, और करीब करीब 20-25 दिन में जब घाव हील हुए, नाक कान बराबर, फिर तेल लगाने के लिए दिया, निशान मिट गए, जैसे नो मार्क्स लगाते हैं आप। सो इट वॉज सो एफिशिएंटली डन कि बंदे के निशान तक नहीं रहे, नाक कान जोड़ के उसने सर्जरी से, पेड़ के नीचे बैठे बैठे। ये एनेक्डोट है एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस के। इतना एडवांस लेवल पे हम लोग हुआ करते थे। एनीवे, और क्यों खराब है वो तो बात की बात है, हम रेशो एनालिसिस पे आते हैं। अच्छा सुनिए, इंडिया के अंदर करंट रेशो 2:1 मानी जाती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूरोप की किसी कंट्री में कुछ और माना जाए स्टैंडर्ड, है ना। जैसे मैं बोलूं कि आइडियल वेजेस जो हैं हमारे देश में कितना है, एक आदमी की कितनी मजदूरी है,
रूरल एरिया में 200 रुपए की है और अर्बन एरिया में करीब 300 रुपए की है एक दिन की मजदूरी। लेकिन अगर आप यूएस में जाएंगे तो वहां पे जो आइडियल वेजेस होते हैं वो आवर के हिसाब से होते हैं। $5 पर, $5 से $7 पर आवर के हिसाब से। ज्यादा फिजिकल वर्क है तो $7 मिलेगा, और अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएंगे तो $5 एक घंटे के हिसाब से आपको मिलेगा। तो अगर आप 8 घंटा काम करें तो आपको $40 मिलेगा। 8 घंटा में कोई किसी को काम करवाता ही नहीं है। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं वो क्या करते हैं, आवर बेसिस पे तो काम करते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में। और उनको यूनिवर्सिटी टाइम देती है कि आप हफ्ते में 4 दिन काम करें कॉलेज आवर्स के बाद। तो 2-2 घंटा काम करते हैं, $10 कमाते हैं, $20 कमाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा ना यूट्यूब के रील्स में क्या होता है, एक अमीर आदमी किसी मैकडी के बर्गर डिलीवरी करने वाली लड़की को जब $100 देता है तो उसके गले लग के फूट फूट के रो रही होती है वो। समझ रहे हैं क्यों रो रही होती है फूट फूट के? भाई 1 घंटे का $5 मिलेगा। जब वो 20 घंटे काम करेगी तब उसे $100 मिलेगा। और 20 घंटा कब पूरा होगा? 3 हफ्ते में जाके पूरा होगा, 2 हफ्ते में जाके पूरा होगा। और उसको कोई $100 दे रहा है और स्टूडेंट है, तो गले फूट फूट के रोएगी उसके गले लग के। ऐसे होता है ना? यहाँ ये थोड़ी होता है हमारे देश की तरह की बेटा तुम जो करना जो कर लो, पैसे की चिंता मत करो, बस तुम जाओ पढ़ाई करो, है ना? ऐसा करके आप हॉस्टल भी रखवा देते हैं उनको। हॉस्टल में सारी फैसिलिटी भी दे देते हैं, खाना पीना भी दे देते हैं। लेकिन लड़के क्या करते हैं, बाहरों के साथ झूला झूल रहे होते हैं, है ना? बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वो गाने गा रहे होते हैं, है ना? धूम मचा रहे, धूम स्टाइल में बाइक चला रहे होते हैं। कोई बात नहीं, चलो। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है कोई यहाँ पर। यूएस में अलग स्टैंडर्ड है वेजेस के, ठीक है? दिल्ली एनसीआर में अलग स्टैंडर्ड है वेजेस की। अब आप झारखंड, रांची, दूर दराज के गांव वाले इलाके में आदिवासी, वहां स्टैंडर्ड अलग है। हमारे देश में नहीं हो पाया स्टैंडर्ड वेजेस तो। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है देशों में, इसलिए परेशानी आती है। लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल्स। देखिए भाई, ये क्या करेगा, देयर इज अ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशंस ऑफ वेरियस कांसेप्ट्स यूज्ड इन रेशियो एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लिक्विड लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स तो हमें मालूम है, लेकिन लिक्विड लायबिलिटी जैसी कोई चीज ही नहीं है। पर क्या पता यूरोप में लिक्विड लायबिलिटी जैसी कोई चीज हो जाए। बट समटाइम्स इट रेफर टू करंट लायबिलिटीज लेस बैंक ओवरड्राफ्ट। देख रहे हैं आप बात यहाँ पर? ये कंसेप्ट एनसीईआरटी ने उठाया है। क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला था ना कि देर इज नो, मैंने तो अभी बताया नहीं, जब मैं रेशियो एनालिसिस पढ़ाऊंगा आपको तब हम लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी, हम लिक्विड एसेट्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। हम करंट एसेट्स भी पढ़ेंगे। जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा उनको मालूम होगा करंट एसेट्स में से अगर हम क्या माइनस कर दें, इन्वेंट्रीज माइनस कर दें, और क्या माइनस कर दें, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दें, तो लिक्विड एसेट्स हो जाता है। पर क्या कोई लिक्विड लायबिलिटी है? एनसीईआरटी कहती है कि लिक्विड लायबिलिटी कब होती है, जब हम करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दें। लेकिन हमने कंसेप्चुअली लिक्विड लायबिलिटी जैसी कोई चीज पढ़नी नहीं है, हमारे पूरे सिलेबस में कहीं नहीं आएगी वो। ये भी कंसेप्ट होता है भाई, लेकिन कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल। देयर इज नो यूनिवर्सल यार्डस्टिक parameter which specify the level of an ideal ratio. There is no standard list of the level universally acceptable, and in India the industry average is also not available. हो सकता है यूरोप में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में जैसे मान लो सीमेंट इंडस्ट्री है, तो उसकी उसकी करंट रेशियो क्या होनी चाहिए आइडल? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, सीमेंट इंडस्ट्री में और एविएशन इंडस्ट्री में करंट रेशियो दोनों सेम होगी क्या? बड़ा डिफरेंस होगा। तो दोनों में आइडियल रेशियो 2:1 थोड़ी मानी जा सकती है। तो हमारे देश भारत में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये क्या करा है, स्टैंडर्ड लेवल भी नहीं है और स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस भी नहीं है कि भाई ये करंट लायबिलिटी के अंदर किसे एक्सेप्ट करें, करंट असेट्स के अंदर किसे एक्सेप्ट करें, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं बना। वो तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस इसलिए चल रहा है। रेशियो इज बेस्ड ऑन अनरिलेटेड फिगर्स है। रेशियो कैलकुलेटेड अन अनरिलेटेड फिगर वुड एसेंशियली बी मीनिंग एक्सरसाइज। कैसे बोल रहे हैं? क्रेडिटर थे कितने के, 1 लाख रुपए के, और फर्नीचर थे 1 लाख रुपए के, वो एक 1:1 की रेशो। भाई क्रेडिटर और फर्नीचर का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इसका तो कई बार क्या होता है कि रेशियो एनालिसिस अनरिलेटेड फिगर का बन जाता है, जिनका कि कोई लेना देना ही नहीं होता है। फॉर द सेक ऑफ एनालाइजिंग दे गिव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू यू। नहीं बनता इसका कोई मतलब। अब क्लासिफिकेशन आ गए। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम 3 तरह के रेशो में बांटते हैं उसको। भाई देखिए जरा ध्यान से समझना। हमारे पास या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होगा एज अ सोर्स फॉर रेशियो एनालिसिस, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होगा, या बैलेंस शीट होगी। तो जरा समझना, कुछ रेशो ऐसी होती हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से आता है। ठीक है जी। इन्हें बोलेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशोस। A ratio two variables from the a ratio of two variables from the statement of profit and loss is known as statement of profit and loss ratio. It is calculated using both the figures from the statement of profit and loss, जैसे gross profit ratio।
ग्रॉस प्रॉफिट भी कहाँ दिखेगा आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, है ना? और नेट सेल्स भी कहाँ दिखेगी आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो ये रेशो कौन सी है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये सारी की सारी रेशोज कहाँ से निकल कर आती हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का एक आइटम, और दूसरा आइटम भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का ये होता है। ऐसा करके चलता है। फिर आई बैलेंस शीट रेशो। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस रेशो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे? एसेट्स या लायबिलिटी के आइटम होंगे, बैलेंस शीट के आइटम। जैसे करंट रेशो, करंट एसेट्स एसेट साइड का आइटम, करंट लायबिलिटी किस साइड का? लायबिलिटी साइड का आइटम। और करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज कौन सी रेशो? बैलेंस शीट रेशो कहते हैं उसको, ठीक है जी। क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, ये सारी क्या है? बैलेंस शीट रेशो। अब हिंदुस्तान में अगर हैं और मिक्सचर ना खाएं, मजा क्या है? आपने देखा होगा, मिक्स वेज यहाँ बड़े चाव से बनाई जाती है ना? और नमकीन में तो मिक्सचर बड़ा पॉपुलर होता है ना? हर तरह की नमकीन मिला के मिक्सचर बनता, लोग खाते हैं उसको। फ्रूट चाट भी मिक्सचर ही है। यहाँ तक कि हमारी इकोनॉमी भी मिक्स है, यहाँ तक कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी मिक्स है। सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक का क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। तो रेशोज भी क्या हमारी है? मिक्स रेशोज है। और भाई इसे कहते हैं कंपोजिट रेशोज। क्या कहते हैं इन्हें? कंपोजिट रेशोज। कुछ बोलना है आपने? इसे क्या कहते हैं? कंपोजिट रेशियोज कहते हैं। यहाँ एक आइटम तो होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से, दूसरा आइटम कहाँ से मिलेगा आपको? बैलेंस शीट से मिलेगा, ठीक है। दिस रेशियो इज कंप्यूटेड विद द वन वेरिएबल फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अनदर वेरिएबल फ्रॉम कहाँ से? बैलेंस शीट से। इसलिए इनको कंपोजिट रेशियो कहा जाता है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब समझिएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ाऊंगा, न्यूमरेटर में तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे आ जाता है एवरेज स्टॉक। स्टॉक कहाँ दिखेगा आप? बैलेंस शीट में। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ दिखेगा आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कहाँ से दिखेगी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट के आइटम, ठीक है। और सेल्स कहाँ से दिखेगा आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का आइटम, ठीक है। अच्छा, अब हम आए हैं किस पे? फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे। ये वाले पे आपको फोकस करना है। आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, सीबीएसई का सिलेबस इस पर फोकस है। लिक्विडिटी रेशियोज में हम जानने की कोशिश करते हैं क्या? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब बताइए क्या होता है? इफ यू आर इन अ पोजिशन टू मीट योर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स देन यू आर नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट, है ना? लेकिन अगर आप अपने डे टू डे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में इंसॉल्वेंट कहलाएंगे। जैसे कि आपके पास 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको अपना पानी का बिल, बिजली का बिल और क्या कहते हैं, वर्कर की सैलरी, रॉ मटेरियल का खर्चा, फैक्ट्री का रेंट देने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ तक कि मेहमान अगर विजिटर भी आ जाए, उनको पिलाने के लिए कोल्ड ड्रिंक तक का पैसा नहीं है। तो क्या हुआ? यू आर इंसॉल्वेंट इन शॉर्ट टर्म। और मैंने क्लासिक एग्जांपल आपको बताया हमेशा, कैफे कॉफी डे का मालिक जो था, इसी समस्या से जूझते हुए सुसाइड कर गया। उसको लिक्विडिटी क्रंच फेस करना पड़ रहा था। भाई मार्केट से जब आप कॉफी बीन्स लाओगे तो पैसा दे के लाओगे ना, नगद। आपको मालूम है, साउथ इंडिया में जो कॉफी का जो क्रॉप होती है, उसकी ओपन नीलामी होती है, नीलामी। जैसे इलायची होती है ना, इलायची दाना, मोटा दाना, केरल में इलायची दाने की नीलामी होती है। एक, मतलब इस हॉल से भी बड़ा एक काउंटर बैठा दिया जाता है मंडी में, ओपन। वहां पर इलायची को इवेलुएट करने वाले बंदे बैठते हैं, ठीक है। एक अपना दुकानदार आता है, मतलब प्रोड्यूसर, वो अपनी इलायची को ना सबके कटोरे में थोड़ा 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 करके डालता हुआ चला जाता है, ठीक है। अब जो, जैसे मैं बैठा हूँ काउंटर पे और मेरे साथ 20-25 लोग और बैठे हुए हैं, तो मैं इलायची को देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ, सूंघता हूँ, दाने को देखता हूँ, अपना प्राइस मैं सामने स्क्रीन पे कोट कर देता हूँ। तो मैंने कोट कर दिया 40 रुपए किलो, दूसरे ने कर दिया 50 रुपए किलो, तीसरे ने कर दिया 30 रुपए किलो, जैसे करके, ठीक है। एवरेज कर दिया गया, एक तरीका। वो प्राइस हो गया फिक्स। या फिर जो हाईएस्ट कोट हो गया, वो प्राइस हो गया फिक्स। ऐसे डिसाइड होता है प्राइस। तो कॉफी बीन की भी क्या लगती है? मार्केट लगती है मंडी में, ठीक है जी। कॉफी बीन रख दिए जाते हैं। अब कैफे कॉफी डे वाला किसी डीलर के थ्रू थोड़ी खरीदेगा। उसको तो हजारों टन, हजारों किलो कॉफी चाहिए होती है अपने आउटलेट्स में देने के लिए, तो सीधा मंडी से खरीदता। मंडी में सारा काम कैश में होता है, लिक्विडिटी चाहिए होती है, तुरंत पैसा चाहिए होता है, उसके पास था नहीं। अच्छा, और वो परेशानी उसके साथ ये थी कि वो अपोजिशन की जो पार्टी थी, अपोजिशन का पुराना सीएम था, उसका दामाद था। और जो रूलिंग पार्टी थी वो अपोजिशन वाले को क्या करती, सबक सिखाना चाहती थी। तो अच्छा, उसके खिलाफ इनकम टैक्स के केसेस डाल दिए, उसके खिलाफ उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। बड़ा बड़ा परेशान हुआ, समहाउ ही सुसाइड। एंड सरप्राइजिंगली उसके बाद सब ठीक हो गया, पॉलिटिकल पार्टी का रिवेंज पूरा हुआ।
अपोजिट के नेता को वाइफ को बेटी को विधवा बना दिया उसने। और देन वाइफ टुक ओवर द चार्ज। और फिर कहानी आपको मालूम होगी, उसने अपनी सारी अनप्रोडक्टिव एंड दे हैव ह्यूज चाय बागान ऑल्सो। 20,000 करोड़ के चाय बागान थे उनके। उनमें से कुछ बागान को उन्होंने बेचा, कुछ आउटलेट को बंद करा, लिक्विडिटी को ठीक किया, और अब कैफे कॉफी डे फिर से चल पड़ा। हमारे तो बच्चे कुछ जाके वहां पर जब मैं क्लास में नहीं होता बैठ के वहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे इसके पड़ोस में। कैफे कॉफी डे है ना, मीटिंग का एक अच्छा सा पॉइंट बनता है आज की डेट में, है ना। कुछ नहीं, एक वो कुकी खरीद लो उनकी दुकान से, बैठ के पानी पीते रहो। और ऐसे पगला रखे होते हैं लोग, कैफे कॉफी डे। चलो कोई बात नहीं, दैट्स अ पर्सनल चॉइस। दीज आर असेंशियली शॉर्ट टर्म इन नेचर होती हैं। इनकी दो कैटेगरी होती है, क्विक रेशो और करंट रेशो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर आती है सॉल्वेंसी रेशो, इन्हें कहते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अगर ये रेशो गड़बड़ा जाएंगी तो लॉन्ग रन में आपके बिजनेस के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या आता है? डेट इक्विटी रेशो आता है, प्रोप्राइटरी रेशो आता है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो आता है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो आता है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड 2 साल पहले नई रेशो डाली गई थी, तो किताबों में नहीं थी, इसलिए मैंने न्यू करके लिखा था। ठीक है। अच्छा, इनका क्या होता है? They determine the solvency of business is determined by its ability to meet contractual obligation toward external stakeholder, and the ratio calculated to measure solvency position। solvency मतलब देखो, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर पता है किसे कहते हैं? जिन्होंने हमें डिबेंचर दे रखा है, जिन्होंने हमें लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, वो लोग होते हैं। डेट की बात करते हैं, डेट, टॉक अबाउट डेट। ठीक है, तो इसके अंदर ABCDE 5 रेशो हैं। 2 रेशो कौन सी आपके पास है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। बाकी की 5 रेशो कौन सी है आपके पास है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। टोटल मिला के कितनी रेशो है? 7 रेशोज हैं, सॉल्वेंसी रेशोज। और हर रेशो को करने का तरीका बताऊंगा बिना रटे हुए तरीके से। फिर है एक्टिविटी टर्नओवर या परफॉर्मेंस रेशोज। ठीक है, ये बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है इससे। अच्छा, और इन्हें एफिशिएंसी रेशो भी बोला जाता है, एक्टिविटी रेशो भी बोला जाता है, टर्नओवर रेशो भी बोला जाता है, परफॉर्मेंस रेशो भी बोला जाता है। ये कुल मिलाकर कितनी है? दो चार तो 6 रेशो है। इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या डेटर टर्नओवर रेशो, या डेटर्स वेलोसिटी। प्लीज अंडरस्टैंड, डेटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी। ये डेटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी पे इस बार क्वेश्चन आए थे, CUT में क्वेश्चन आया था, किताबों में है नहीं ये। मेरे बच्चे खुश होकर बोले, करे सर वेलोसिटी वाले क्वेश्चन आए थे, तो मजा आ गया। अबे, हम 200 में से 200 थे, एक के 198 थे, 190 नहीं, शायद 195 थे, ऐसा था। 194 के करीब थे, 6 नंबर कट गया था उसका, एक कटा, ऐसा भी था। तो ये वेलोसिटी वाला नहीं दिखेगा आपको किताब में, मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आ जाती है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, बट हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जिससे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो इसमें कुल मिला के 6 रेशो, ऊपर 7 रेशो, टोटल कितनी रेशो होगी? 13 रेशो होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की। ठीक है, ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, या कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपैरिजन करता है, या आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रॉफिट का कंपैरिजन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ करके चलता है। ठीक है, ये दो हिस्सों में बांटी गई हम लोगों ने। एक है नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो आपके पास वो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। और दूसरी आपके पास क्या है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 12th क्लास में सेम यूज किया जाता है, कॉमन। लेकिन भाई ग्रेजुएशन में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बदल जाता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, और ये नीचे के रेशो दिख रहे हैं ना, B C D E F G H, ये सारी की सारी रेशो आपके CBSE सिलेबस में नहीं है, बट ये रेशो कहाँ पर है? आपकी CUT के सिलेबस में है। कौन सी? रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, बुक वैल्यू पर शेयर हो गया, डिविडेंड पे आउट रेशो हो गया, डिविडेंड पर शेयर हो गया, और PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। ये सारी की सारी रेशोज क्या हैं? आपके सिलेबस का पार्ट CUT में है, यहाँ नहीं है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसका, यहाँ पर नहीं है पार्ट उसका। ठीक, तो इन रेशोज को क्या करेंगे? ये रेशो हम पढ़ेंगे ढंग से, और CUT के लिए पढ़ेंगे। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो CUT वाली किताब से दिख पाएंगे आपको, लेकिन हम बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। जानना जरूरी है आपका, एग्जाम में कैसा आएगा उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, CUT के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ज्यादा ध्यान इस पर नहीं देंगे, लेकिन CBSE के हिसाब से हम पढ़ लेंगे, और जब आप CUT के पेपर करने बैठोगे ना, तो आपको चीजें आसान लगेंगी। ठीक, चलिए अब थोड़ा आगे चलें। ये रेशो का ध्यान रहेगा अब आपका।
और जिनमें नॉट इन सिलेबस लिखा है वो सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, सीयूटी के सिलेबस में है। तो कुल मिलाकर इसमें हमने कितनी रेशो की, 2 4 1 5 रेशो, तो टोटल कितनी, 7 वहां थी, 6 13, और 5 कितना, 18। 18 रेशोज हम लोगों को क्या करनी है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। अब पता है खास बात क्या है, कि रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है वो 6 नंबर का आता है। 4 और 2 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और चैप्टर में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको करीब करीब 300 क्वेश्चन। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये होता है कि ये आपका जो वाइवा होता है किसका, जानते हैं? जब आपको प्रोजेक्ट होता है ना, अकाउंटेंसी का 20 नंबर का प्रोजेक्ट, वाइवा में जब टीचर क्वेश्चन पूछता है रेशो से भर भर के पूछता है, पानी पी पी के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपने ये रेशोज ढंग से पढ़ रखी हैं एंड यू आर वेल वर्स विद देयर फॉर्मूला, तो आपको बहुत आसानी होगी, है ना। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल के हिसाब से एक एक रेशो का डिस्कशन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन रेशोज के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले रेशो आपने बोला लिक्विडिटी रेशो, इसके अंदर दो आती हैं। करंट रेशो भी बोलते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, बैंकर्स रेशो भी बोलते हैं। तीन नाम से पुकारा जाता है इससे। देखो आपने पढ़ा था ना ऊपर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो भी था। तो कई बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो भाई एक तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो है, और एक परफॉर्मेंस या एक्टिविटी रेशो, दोनों का डिफरेंस यही तो है। और आप देख रहे हैं ना, बुलेट में लिखा हुआ है, दिस रेशो इज एन इंडिकेटर ऑफ फर्म्स एबिलिटी टू प्रॉपर्ली मीट द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इट शोज द एक्सटेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन अ फर्म। इट प्रोवाइड अ मेजर टू डिग्री विद द करंट असेस ओवर द करंट लायबिलिटी। अगर एक्सेस ऑफ करंट ओवर असेस करंट लायबिलिटीज प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ सेफ्टी मार्जिन। मतलब देखो मेरी बात समझना, करंट असेस ज्यादा और करंट लायबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या है, कि आप शॉर्ट टर्म में सेफ बैठे हो। आपकी अगर मान लो करंट असेस 2 लाख रुपए की है और आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख की है, अगर आप अपनी करंट लायबिलिटी पे भी कर देते हो तो भी आपके हाथ में 1 लाख रुपए बचा। उससे आप अपने डे टू डे एक्टिविटी स्मूथली चला सकते हो। तो ये रेशो हमें वो शो करती है। दिस रेशो शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी नीदर वेरी हाई नॉट वेरी लो। A low ratio indicates business is puts at risk in a financial situation. रेशो अगर कम है, करंट रेशो कम, अगर करंट असेस कम है और करंट लायबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के कगार पे खड़े हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा करंट असेट्स है और कम करंट रेशो लायबिलिटी है, तो इसका मतलब आपने ज्यादा पैसा कहाँ डलवा रखा है, करंट असेट्स में लगा रखा है। वो भी ठीक नहीं है भाई। रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल हमारे देश में क्या 2:1 है। अच्छा, अगर ज्यादा लो रेशो हो जाएगी तो आपकी क्रेडिट वर्थिनेस पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। कोई भी बिजनेस जिसकी करंट रेशो लो होगी, बैंक उसे लोन नहीं देता है। A very high current ratio applies a heavy investment in current assets, which is not a good sign, as it reflects underutilization or improper utilization of resources. हिंदुस्तान में क्या मानी जाती है रेशो, सेफ, तो 2:1 मानी जाती है सेफ। ठीक है जी। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अब करंट रेशो के दो कंपोनेंट, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। कोई बच्चा मुझसे ये पूछ सकता है, सर करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी ही क्यों रखा गया है, भाई क्यों करंट लायबिलिटी अपॉन में करंट असेट्स क्यों नहीं किया गया? इसका रीजन समझिए। जब आप छुटके छुटके नन्हे मुन्ने थे, तब आपको, जब आपके टीचर आपको डिवीजन सिखाया करता था, तो कैसे सिखाया करता था? आपको बोला जाता था कि वेदिका, डॉक्टर वेदिका, आपके पास 1 2 3 4 5 6 आम है, ठीक है। और आपके पास आपके बर्थडे में आपके 3 फ्रेंड आ गए, 3 फ्रेंड, एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, 3 फ्रेंड आ गए, ठीक है। अरे ठीक है, अरे मुझे क्या पता तुम्हारे बचपन के दोस्त कैसे थे, हाउ डू आई नो? मैंने तो तुम्हें बचपन में देखा ही नहीं था, ठीक है। तो 1 2, अच्छा चलो ठीक है, ये आकांक्षा हो गई, ये दूसरी वाली नव्या हो गई, तीसरी वाली कौन हो गई, दीप्ति। 3 दोस्त है उसके, ठीक है। अब आप कैसे, आपको ये बोलते थे ना कि बेटा आपके पास 6 एप्पल हैं, आप 3 दोस्तों में बराबर बराबर बांटो। ऐसे छुटके फुटके क्वेश्चन आपको दिया करते थे। लेकिन अगर बोले कि बेटा आपके पास 7.5 आम है, 7.5 आम है, और आपको 2.5 फ्रेंड में बांटना है, ठीक है। ये 7.5 आम है और आपको दो बड़े एक छुटके, 7.5 आम है आपके पास। या कोई आपको बोले कि बेटा आपके पास ना, आपके पास 9 एप्पल हैं, जो आपने 17 लोगों में बांटना है। तो बच्चा तो चक्कर खा के बेहोश हो जाए, है ना। वो तो क्या कोमा में चला जाएगा, क्योंकि ये क्या पढ़ा रही मास्टर ने हमें, हमें 6 का 4 नहीं पता, ठीक है। वेदिका से पूछा कि अगर आपके पास 6 एप्पल है और आपके 3 दोस्त हैं, तो हर एक को कितना मिलेगा? इसने कहा एक भी नहीं मिलेगा, क्यों? क्या सारे में खा जाऊं? बच्चे ऐसा भी बोलते हैं। सो मैथमेटिक्स में हमें सिखाया जाता है कि बड़ी में से छोटी चीज आप डिवाइड करिए, बड़ी में से छोटी चीज माइनस करिए, क्योंकि बचपन में सीधा थोड़ी नेगेटिव सिखाया जाएगा आपको। तो हम मान के चलते हैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से कि एक अच्छे बिजनेस के लिए करंट एसेट शुड बी हायर देन करंट लायबिलिटी, हायर शुड बी एन न्यूमरेटर, लोअर मस्ट बी एन डिनोमिनेटर।
उस रीजन से करंट असेट्स अपन में करंट लायबिलिटी करी गई है। हालांकि रीजन में करंट लायबिलिटी अपन में करंट असेट्स भी कर लूंगा तो भी क्या फर्क पड़ना है, लेकिन हर जगह फिर उल्टा देख के चलना पड़ेगा। तो ज्यादा में से कम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये चला जाता है ऐसा। दिस इज हाउ इट गोस। ठीक है जी, इज दैट फाइन? तो इसीलिए करंट असेट्स अपन में करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला हम लेके चलते हैं, 2:1 की रेशियो लेके चलते हैं। अब आ रही है आपकी फर्स्ट चैप्टर की जो हमने रगड़ाई करी थी ना, उसका अच्छा खासा इस्तेमाल यहाँ पर आ रहा है, देखिए। अरे करंट असेट्स के अंदर क्या होता है, ये वही डेफिनेशन है जो 12 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर होना चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है वो भी बता दिया। करंट असेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहे हैं वो देखिए आपके सामने। इसमें करंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन्वेंट्री जब हम लेंगे तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स हटा दिए जाएंगे। क्यों हटा दिए जाएंगे? क्योंकि लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो होते हैं, प्लास पेच का हथौड़े, रूट टूल्स हैं। जब मुझे पैसे की जरूरत है, मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा, लोहे के कबाड़े के भाव बिकेगा 15 रुपए, 10 रुपए किलो। और अगर मेरे स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं तो मेरे फैक्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होंगे ना, सामने वाले के लिए तो बेकार है, वो भी कूड़े के भाव जाएंगे। पैसा नहीं मिलने वाला इनसे इतना। इसलिए पहले ही क्या कर दिया, हटा दिया। लेकिन जब हम सॉल्वेंसी रेशो नहीं पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी रेशियो में टोटल एसेट्स वगैरह पढ़ रहे हैं पार्ट, मतलब किसी और रेशो को कैलकुलेट करते समय जब हम करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, सॉल्वेंसी रेशो में नहीं इंक्लूड करना। तो पैसे देख रहे हैं ना कितना निकल कर आ रहा है, तो निकल कर ही नहीं आ रहा। ट्रेड रिसीवेबल में जब हम बीआर और डेटर लेके चलेंगे, तो डेटर में से डाउटफुल डेट माइनस करके चलेंगे। डाउटफुल का मतलब क्या है, हम तो प्रोविजन भर रहे हैं, डाउटफुल मतलब हमें चांस है कि ये हमें पैसा ना दें, और हमें पैसे की बात करनी, हटा दो उसको, ऐसे हटा दीजिए। ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ब्रांक, ड्राफ्ट इन हैंड, ये सब आते हैं आपके अंदर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आते हैं। अदर करंट असेट्स में क्या आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड भी आता है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते थे, अनरिटर्न ऑफ लॉस, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में लाइट ऑफ होना है उनको भी हटा देते हैं। तीन चीजें हट जाती हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हट जाता है, लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर हट जाते हैं, फिक्टिशियस तो कंसिडर ही नहीं करना है। तब हम कहाँ पहुंच जाते हैं, करंट असेट्स पे। ठीक है जी। और ध्यान रखिए यहाँ क्या लिखा है, द एंटरप्राइज टू हुम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उन्हें डेटर बोलते हैं, और डेटर से क्या बनता है, बिल्स रिसीवेबल बनता है। सिमिलरली जब हम गुड्स या सर्विसेज अवेल करते हैं ऑन क्रेडिट, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल बोलते हैं। मैंने आपको फिर भी बताया था, अगर हमने क्या कर दिया, कोई मशीन उधार खरीद ली, तो डेटर के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, क्या हो जाती है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर या अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर चली जाती है। हमने अगर उधार मशीनरी बेच दी, इसके अंदर चला जाएगा अदर नॉन करंट या अदर करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा वो पेबल या रिसीवेबल का पार्ट नहीं बनता है। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। करंट लायबिलिटी वही कहानी, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विद इन 12 मंथ है। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है भाई, देखिए आप, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्लूड है, ट्रेड पेबल इंक्लूड है, अदर करंट लायबिलिटी की लंबी चौड़ी लिस्ट है, देख रहे हो कितनी बड़ी लिस्ट बना रखी है। ये सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू ऑन बोरोइंग है, इंटरेस्ट एक्रूड नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स है, इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस है, अनपेड डिविडेंड्स है, अनपेड डिविडेंड भी बोल दें या अनक्लेम डिविडेंड भी, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी रिफंड होना है, अनपेड मेच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट है, अनपेड मेच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट है, पॉलिसी इन एडवांस है, प्रोविडेंट फंड पेबल है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पेबल है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। याद है बचपन में जीएसटी पढ़ा था, ये सब इसके अंदर इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे आपके, लेकिन मैं आपको शायद शीयूटी में टच कर जाए कुछ, हमने इसलिए इन सारी डिटेल को पढ़ लिया। पर आपने देखा था ना, जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा था तो करंट लायबिलिटी के अंदर अच्छा खासा लिस्ट बना के दे रखा था। ठीक है, यू हैव अ चांस टू रिवाइज फर्स्ट एंड सेकंड बुक व्हाइल वी आर डूइंग दिस, है ना। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड होते हैं, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, और तरह के सिलेबस भी हैं। ध्यान रखना, ये जो डब्बे के अंदर मैंने लिखा नॉट इन सिलेबस पढ़ेंगे। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब सिर्फ करंट असेट्स होता है, ये बिजनेस स्टडीज में भी यूज होता है कंसेप्ट। और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल जब बोलेंगे ना, तो क्या यूज करेंगे, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी लेंगे। आप ग्रॉस वर्किंग का कोई कंसेप्ट आपको नहीं देखना, ध्यान, इसका ध्यान रखना। पता चला कि सीनियर क्लास में जाके आप बोले मास्टर ने क्या पढ़ा दिया था, हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं मतलब एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस यहाँ छाप दिया है इसको, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो अगर मैं रिवाइज करूं आपके सामने कि हमने करंट रेशियो की कैलकुलेशन करते समय किन तीन चीजों को एक्सक्लूड करा था। एक, इन्वेंट्री के अंदर लूज टू सोर्स एंड स्पेयर्स इंक्लूड नहीं करे थे। दो, डेटर में से क्या माइनस करके चले थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और तीन, फिक्टिशियस एसेट्स में
वाला पार्ट हमने हटा के चला था, ठीक है। अच्छा, और रेशो आपके सामने आ गई थी कौन सी, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो ये वाला पार्ट जब आपका हो गया तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और मैंने पता क्या करना है आपको, सारी की सारी जो रेशोज होती हैं, सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दोनों की दोनों, मैं ना आपको पहले एक साथ कराऊंगा, और फिर उस पे बेस आड़े तिरछे सब तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सिमिलरली पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, सारी परफॉर्मेंस रेशोज बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम बताएंगे आपको क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो करंट रेशो के कंपोनेंट और करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट आपके सामने हैं बिल्कुल, दे आर इन द नोट्स। जब आप ट्वेल्थ का एग्जाम देके निकलेंगे तब आपको लगेगा कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपने नहीं पढ़ा था। और मोस्ट प्रोबेबली मैंने हर साल मैं रिवाइज करता हूँ नोट्स में, जो जो चीज़ नहीं आती है उसके अंदर मैं डाल देता हूँ। अभी जब आप कैश फ्लो को देखेंगे ना, उसमें एक नई कैटेगरी का क्वेश्चन भी मैंने डाला है, जो आपने पढ़ा था वो नहीं है, उसके अलावा डाला है मैंने उसके अंदर एक। मैंने बोला रिवाइज, जैसी मुझे कोई चीज़ मिलती है नहीं, मैं तुरंत से उसको डाल देता हूँ, बिकॉज इट वॉज देयर इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। कंपार्टमेंट एग्जाम तक तो मैंने पिछले साल नोट्स रिवाइज कर लिए थे। कंपार्टमेंट एग्जाम में एक कंसेप्ट आया था, हालांकि वो मैंने बता रखा, लेकिन मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया। मेरे बच्चों को तो कंपार्टमेंट नहीं आया था, लेकिन मैंने कुछ बच्चों को, पुराने वालों को बोला था करके देखो तुमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सीयूटी की प्रैक्टिस पे तो लगे हुए थे। उन्होंने कहा था हाँ, कर लिया था उन्होंने, मतलब देवर, अगर उनकी कंपार्टमेंट आती तो तैयार थे उसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपार्टमेंट में पास होना ऐसा डिफिकल्ट टास्क। कौन सी रेशोज की बात करी थी अभी हम लोगों ने, करंट रेशो की। जब हम क्विक रेशो की बात करते हैं, आ जाइए। दिस रेशो इज एन इंडिकेटर ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। इसे क्विक रेशो, लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है ना। होता है ना, इट्स एन एसिड टेस्ट फॉर द बिजनेस। द रेशियो इज द ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है जी। अच्छा, डिक्लाइन इन क्विक रेशियो इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग विच इज हार्मफुल फॉर द कंपनी। मतलब ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया, ज्यादा का ज्यादा पैसा इस तरह के एसेट्स में। 1:1 की रेशियो कंसिडर करी जाती है, बढ़िया। क्योंकि एसेट्स को कैलकुलेट करते समय हमें क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे, हम पूरी की पूरी इन्वेंट्री हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं भाई, पूरी की पूरी, वी एक्सक्लूड, वट वी एक्सक्लूड द इन्वेंट्रीज एट द एंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हटा देते हैं। और अदर करंट एसेट्स के अंदर क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस वगैरह, इन सबको भी क्या कर देते हैं हम लोग, एक्सक्लूड कर देते हैं। दो चीजें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। एक तो आप क्या करते हैं, पूरी इन्वेंट्री हटा देते हैं, पूरी की पूरी इन्वेंट्री हटा देते हैं। लेकिन क्या कर देते हैं आप, एडवांस टैक्सेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा देते हैं। अब जरा समझिए क्यों करते हैं ऐसा। इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्यों है, क्योंकि बिकी नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्यों बिकी नहीं। अब मुझे पैसे की जरूरत है तो बिकेगी कैसे, वो बताओ कैसे बिकेगी, कैसे बिकेगी, डिस्काउंट पे बिकेगी, सस्ते का माल रस्ते पे बिकेगी। और बिकेगी नहीं बिकेगी हमें पता थोड़ा ही है, ठीक है। ऐसे ही आपने किसी को एडवांस दे रखा है मान लो, तो क्या वो एडवांस रिकवर करना आसान काम है, बताइए। जैसे मैं बताता हूँ कि सपोज यश है, मैं क्या करूँ सर, नहीं, यश तुम लोगों का दूंगा तो तुम्हारे माँ बाप मेरे गर्दन उड़ा देंगे, नहीं ले सकता मैं, ठीक है। हाँ, तिवारी, हाँ तिवारी, ठीक है। तिवारी ने क्या किया, बीकॉम ऑनर्स कर ली, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कर लिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स कर लिया। फिर उसने क्या कर दिया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैनेजमेंट में पीएचडी कर ली। एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में डेप्यूटी इकोनॉमिक एडवाइजर से कर दिया। शॉर्ट शॉर्ट बंदा बन गया है ना। पुरानी बहती हवाओं को छोड़ के नई बहती हवाओं की तलाश में चल पड़ा। तो अब हुआ क्या कि इसका रिश्ता विश्ता तय हो गया, इसने डिसाइड करा कि ठीक है, कि चलो भाई अब हम क्या करते हैं कि वो आ, गृहस्थी बसाने की तैयारी करते हैं। एंगेजमेंट हो चुकी थी इनकी, और शादी में 3 या 4 महीने का टाइम था। इन्होंने क्या कर दिया कि ऑर्डर कर दिया एक फ्रेंच फर्नीचर का, लागौती है इधर डिफेंस कॉलोनी में। वो बेड हो गए और वो बहुत सारी चीजें होगी, सारा का सारा ऑर्डर कर दिया। करीब करीब 60-80 लाख रुपए का बिल बना, जिसमें से 30 लाख रुपए इसने एडवांस दे दिया। और सगाई से करीब करीब 2 महीने पहले सहेली बोलती है, बात ना बन पाएगी, और झरने से टूटा सपना तिवारी का, और सब खत्म। अभी बोलता है शोरूम वाले को, ब्रो कैंसिल कर दो ऑर्डर। तो दिमाग खराब है, हम तो पेंट कर रहे हैं उस पे, ऑर्डर कैसे कैंसिल कर दे, स्प्रे पेंट कर रहे हैं। तो भाई अब तो जब जब ना विवाह हो रहा है ना कुछ नहीं, अब जब दोबारा मुश्किलें चढ़ेंगी तब जाके बात बनेगी।
प्रीपेड एक्सपेंसेस वापसी नहीं होती है, अगर होती भी है कट के मिलती है। मैंने एयर टिकट करा, मैंने अपनी फैमिली के लिए ट्रिप के लिए एयर टिकट बुक करा, ठीक है जी, एक पर्टिकुलर डेट का। जिस दिन मैंने रात को टिकट बुक करा उस दिन मेरी बड़ी बेटी ने बताया मुझे कि भाई उसका एक एग्जाम आ गया है उस डेट को। ठीक है जी। एयरलाइंस को कॉल करा तो 12,000 के टिकट में से 2,991 रुपये उन्होंने मेरे अकाउंट में डाले हैं, बाकी काट लिए। समझ पा रहे? आई पेड एडवांस, और 1.5 महीने पहले मैंने बुकिंग करा ली थी, लेकिन क्या करा मैंने, 48 घंटे के अंदर अंदर मैंने कैंसिल भी करवाया उसको। तब भी कितना हुआ, आउट ऑफ 12,000 मुझे कितना मिला, 2,000 मतलब 3,000 रुपये वापस मिला। 9,000 रुपये उन्होंने, 8,000 रुपये उन्होंने काट लिया। प्रीपेड के साथ ये परेशानी होती है, जब आपको जरूरत है तब आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए क्या किया कि लिक्विड एसेट्स में से क्या हटा दिया आपने, इन्वेंट्री हटा दी पूरी की पूरी, क्योंकि बिकती नहीं है। और किसी भी तरह का प्रीपेड एक्सपेंस, चाहे वो इनकम टैक्स एडवांस ही क्यों नहीं हो, इनकम टैक्स तो सरकार के पास पड़ा है, मिलना ही मिलना है। लेकिन क्या जब आपको चाहिए तब मिल जाएगा? ब्रो कमिश्नर एडवांस टैक्स से वापस करते, आई एम इन फाइनेंशियल कंटीजेंसी, नहीं मिलेगा आपको वापस। इसीलिए पूरी इन्वेंट्री और क्या, पूरा प्रीपेड सब हटा देते हैं इसमें से, ताकि हमारे पास जो मिले वो क्या हो, मोस्ट लिक्विड हो। मोस्ट लिक्विड है ना। मलिक साहब के पापा ने क्या किया था पता है, कि उनके पास बहुत सारे शेयर थे फिजिकल फॉर्म में, तो उन्होंने कहा अपनी दादाजी से बात करके, कहा पिताजी ऐसा है कि घर की रेनोवेशन करानी है और एक नया घर भी खरीदना है, ऐसा करता है मैं इन्हें लिक्विड में कन्वर्ट कर देता हूँ। बच्चा छोटा सुन रहा था रात को, तो इसने पापा की अलमारी खोली, सारे के सारे शेयर निकाले, 1.5 2 करोड़ रुपए के, ठीक है, और चुपचाप बाल्टी खोली बाथरूम में और डुबा दिए। ठीक है। और डाल के बाद उसके बाद सुबह जल्दी उठा, एक लंबी सी लकड़ी लाया, ऐसे ऐसे घुमा दिया अच्छे से। ठीक है। पापा बोले बेटा फाइल वाइल देखी तूने कहीं जिसमें शेयर पड़े थे? कह रहा पापा क्या करना था, आप तो उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट कराना चाहते थे, आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। पापा सोच रहे हैं क्या कर रहा है मेरा बेटा, जाके देखा सारे शेयर सर्टिफिकेट ना कागज की लुगदी बनी हुई है। पापा ने बाल्टी डुबा, उसके मुंडे डुबा डुबा कर लठियों से वहीं बजावट करी इसकी, ना शंटियों से पिटाई करी इसकी। ये थोड़ी होता है, इज इट लिक्विड? So when we are converting share into known amount of cash, then it is known as liquid. Liquid assets वही है which can be converted into known amount of cash without a significant risk in its change value. आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। तो लिक्विड एसेट्स की कैलकुलेशन करते समय इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरी इन्वेंट्री हटा देते हैं, बचा कुछ सब हटा दो भाई, बिकेगा ही नहीं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एडवांस टैक्सेस भी हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो तब जाके हमारे पास क्या बनती है, लिक्विड एसेट्स बनती है। ठीक है जी। It is considered better than current ratio. It is calculated and it serve as a supplementary check in liquidity position. इसीलिए इसे एसेट टेस्ट रेशियो बोला जाता है। क्विक एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी है। क्विक एसेट्स कैसे निकाली जाती है, टोटल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री प्रीपेड माइनस कर देते हैं, या फिर जो कैश, बैंक, मार्केटेबल, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, ये सब कर दिया जाता है। While calculating working capital, inventory and prepaid expenses will not be included, will not be। अच्छा, अच्छा एक बात और देख लेना, वर्किंग कैपिटल जब हम निकाल रहे हैं, सुनो प्लीज समझना, वर्किंग कैपिटल निकालते समय ये इन्वेंट्री इन्वेंट्री कुछ माइनस नहीं करनी है, ये नॉर्मल रहेगा। क्योंकि वर्किंग कैपिटल की जो कैलकुलेशन होती है वो सॉल्वेंसी रेशो थोड़ी होती है, तो परफॉर्मेंस रेशो होती है। इसलिए ऐसा नहीं करते, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा इस पे क्वेश्चन आता है आपकी बुक में, बड़ा बड़ा लिखा है, एंड देयर इज नो सच करंट लायबिलिटी, बोला था ना अभी हमने। लेकिन अगर हमारी लिक्विड लायबिलिटी हुई तो कैसे निकालेंगे उसे, अभी पढ़ा था ना कंसेप्ट, देयर इज नो सच करंट लायबिलिटीज। लेकिन अगर हमें लिक्विड लायबिलिटी निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे, माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट करके निकालेंगे। ठीक है जी। तो ये हमने थ्योरेटिकली इसके बारे में पढ़ा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, जब अगली क्लास में मिलेंगे तो पहले पहले बची हुई सॉल्वेंसी रेशियोज को डिस्कस करेंगे, फिर हम इनके क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। ठीक है। आई होप दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं और फिर मिलेंगे अगली क्लास में।